अभी भी जो शिक्षा लोग दे रहे हैं ना बेटियों को, बस इसीलिए दे रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी कहीं अच्छी जगह हो जाए। और हमारे पुराने में भी सीता जी का स्वयंवर हुआ था, उन्होंने तो खुद ही सेलेक्ट किया था। चुलाते हैं। वही मैं तो आज की महिलाओं में ऐसा क्या हो गया कि हाँ, तो मैं वही कहूँगी, उस समय सीता जी खुद उन्होंने स्वयंवर को स्वीकारा था, अपने से पसंद की थी। तो समझिए कि वो जमाना हम लोगों से काफ़ी आगे था सोचने की, उनकी निर्णय की क्षमता। जब इधर बीच में जब मुगल का शासन आया, उसमें हम लोगों के हर स्तर को उसने गिरा दिया। स्कूल भेजे थे तो स्कूल तो भेजे, कलकत्ता की ये घटना आप देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज तक भेजा, माँ बाप ने पढ़ाया, लेकिन कॉलेज में जाके ऐसी घटना हो रही है। मतलब ऐसे जगह पे निर्भया कांड ही देख लीजिए, माँ बाप ने भेजा तभी तो बस में जा रहे हैं। ऐसे लोग जो जिसकी मानसिकता इस तरह से बनी हुई है ना, उस पर बहुत कठोर सजा की जरूरत है। जब तक आप उसको फांसी एकदम इमीडिएटली देने की बात है, फांसी भी ऐसे नहीं कि आप जैसे और भी देशों में है कि एकदम लोगों के बीच में चौराहे पे आप देने की, जब वो चीज़ आ जाएगी ना, जो कि देखो डर। क्या आपको लगता है कि एक बंदे को चौराहे पे फांसी दे दी जाएगी तो उससे समाधान हो जाएगा? नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैनल का नाम तो आपको याद ही हो गया होगा, टी टॉक विथ एसपी। आज हमारे साथ हैं पूर्वांचल महिला की अध्यक्ष रंजना जी। रंजना झा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार रंजना जी, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा संक्षेप में बताइए कि वर्तमान में आप क्या हैं और किस चीज़ पे काम कर रही हैं। जी, वर्तमान में अभी हम पूर्वांचल मोर्चा में कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हैं। महिला मोर्चा में राइटर एंड ब्लॉगर के रूप में काम करते हैं, और सामाजिक रूप में मेरा एक बहुत वृहद अपना चलाने की प्रक्रिया है, अपना तरीका है जिसको मैं चला रही हूँ, और छोटे छोटे रूप में उसको बहुत सामाजिक प्रक्रिया और राजनीतिक साहित्यकार भी हूँ, और साहित्य से जो भी राजनीतिक के मुद्दे होते हैं उसको लिखने का काम करती हूँ। अच्छा रंजना जी, आपने कहा कि आप साहित्यकार भी हैं और पूर्वांचल महिला मोर्चा में हैं और उसमें ब्लॉग भी लिख रही हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आप ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन बातों से तो ज़रूर वाकिफ़ होंगी कि जो राजनीति में महिलाओं की पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से कुछ पीछे है। तो इस पे आप अपने क्या विचार देना चाहेंगी? बिल्कुल, महिलाओं की जो स्थिति है, अगर उसको आप क्रीमी लेयर पर देखें तो बेहतर है। वहाँ भी जहाँ की सरकार ने उनको 33% दे करके कुछ महिलाओं को काफ़ी बड़े रूप में अच्छी जगह प्रदान की है, लेकिन अगर उसकी मिडिल क्लास के अगर महिलाओं के रूप में देखें या उसके निचले रूप में भी महिलाओं की स्थिति देखें तो वो बहुत बद से बदतर हैं। अगर उसमें महिलाओं को एक अपने अधिकार के रूप में उसको प्रस्तुत करने का अभी तक नहीं दिया गया, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पुरुष सत्तात्मक देश के रूप में उसको देखा जाता है। कोई पार्टी हो, संगठन हो, वहाँ पुरुष की ही प्रधानता होती है, उसी के विचार को माना जाता है, डिसीजन लेने में पुरुष ही आगे आते हैं। तो यहाँ महिलाओं का जो अपने विचार होते हैं वो काफ़ी पीछे हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसको काफ़ी आगे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं में क्या है कि छोटी छोटी सोच से जो उनको मतलब संगठन, सरकार या उससे भी बड़े रूप में कहें तो राज्य, उससे भी बड़े रूप में कहें तो देश को बनाने में काफ़ी मदद मिलती है, जो उसको समझ नहीं पा रहे हैं या सरकार भी नहीं समझ पा रही है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि जब किसी कार्यक्रम में कोई मंच होता है तो उसमें केवल पुरुष ही हैं। महिला के कार्यक्रम है, महिला दिवस मनाई जाती है तो मंच पे केवल पुरुष ही होते हैं, महिला का तो कोई मंच पे होती ही नहीं है। तो फिर महिला दिवस कैसा है? जी जी जी, आप 10 कुर्सियां लगा रहे हैं, उस पर कम से कम आप 9 महिला बिठाएं, 1 पुरुष बिठाएं, नहीं, उसमें एक भी महिला नहीं होती हैं। या सारे पुरुष होते हैं तो एक महिला जो बहुत समृद्ध हैं उनको आप बिठा देते हैं। तो इससे नहीं चल सकता है। उससे आप किसकी आप मानसिकता को दर्शाते हैं? वो तो एक बहुत क्रीमी लेयर की आप किसी महिला को बता दी, वो तो अपने लेवल से बात कर लें, लेकिन आप मिडिल क्लास के किसी महिला को उस मंच पे बिठाते हैं, तभी वो महिला दिवस का दिवस भी क्यों मनाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिवस भी क्यों मनाया जाए, इसके ऊपर एक विचार। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था कि आपने कहा महिला दिवस, मैं कहती महिलाएं कब पीछे रही हैं?
चाहे वो जो भी जिम्मेदारियां कर रही हो, घर की हो या बाहर की हो। आज आप देखें, आज के ज़माने में महिला घर की जिम्मेदारी भी लिए, बाहर की जिम्मेदारी भी लिए। मुझे लगता है कि 80% घरों में, 80 नहीं कह के आप 50% घर तो जरूर कहते कि पुरुष जो है सारी जिम्मेदारियों से विमुक्त हुए जा रहे हैं। महिलाएं जो पहले तो घर की जिम्मेदारी लेती थी, बाहर की भी ले रही हैं, तो वो डबल जिम्मेदारी ले रही हैं। तो फिर महिला दिवस मनाने की क्यों जरूरत है? पुरुष दिवस मनाने की जरूरत है ना। हाँ बिल्कुल, तो वही दिवस मनाने की आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरी, जब दोहरी परिश्रम जब महिला करते हैं, घर और बाहर के जब करती हैं महिलाएं, तो दिवस का तो कहीं नामो निशान नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी समझती हूँ कि जब महिला की जो जिम्मेदारी जब छोटी छोटी चीज़ों पर दिया जाए, आप उसके संगठन में उसकी अध्यक्षता को दीजिए, आप उसके राजनीति के क्रम में उसके अध्यक्षता, जैसे मान लीजिए महिला मोर्चा को बना देते हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है वहाँ भी किसी पुरुष के ही विचार, किसी उसके जो भी वो समझौता करते हैं उसी की स्थिति आती है। तो यहाँ पे फिर वो पुरुष नारी भी जो है पीछे हो गए। जी बिल्कुल, यही है कि मैं देखती हूँ कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसमें महिलाओं को या तो उतना बड़ा पद बहुत कम महिलाओं को दिया गया, या दिया भी गया है तो एक कठपुतली के जैसा महसूस होता है। तो इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? क्या इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत नहीं लग रही है? परिवर्तन की जरूरत है। उसकी स्वतंत्रता को छूट देनी चाहिए, उसके सोचने की, समझने की, उसके निर्णय लेने की क्षमता को वो छूट देनी चाहिए कि वो जो महिला करेंगे, उनकी जो नेतृत्व होंगे, मान लीजिए दिल्ली के ही चलाना है, तो उस महिला की जो स्वतंत्रता होगी तभी वो चला पाएंगे कि कब हमें क्या करना है। मान लीजिए किसी स्लम में आग लग जाती है या कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो महिलाएं एक झटके में निर्णय न लेकर के जो यहाँ के पुरुष के अध्यक्ष बनते हैं वो निर्णय लेके कहते हैं और वो ऑर्डर करते हैं कि जाओ। किसी के ऑर्डर पे महिला क्यों करें? क्यों महिलाएं में क्षमता नहीं है? जब वो घर के बाहर के हर चीज़ में बड़ी बड़ी निर्णय ले सकती हैं, तो इसमें क्यों नहीं ले सकती हैं? तो वो अभी भी वो प्रधानता पुरुष वाली बैठी हुई है, वो छाप है जो उसको अलग करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल हर चीज़ में, मान लीजिए सुरक्षा ही आती है, तो सुरक्षा में भी महिला ही सुरक्षा की बात आ गई। आप मान लीजिए बस में आप सुरक्षा दे रहे हैं, तो आप किसी पुरुष को ही अभी कर रहे हैं कि उसकी महिला की, वो क्या करेगा मेरा सुरक्षा? महिला क्यों नहीं कर सकती हैं अपनी महिला की सुरक्षा? बिल्कुल खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक व्यवस्था होगी, उसकी एक हर तरह के जितने भी सुविधा प्रदान है आप उसको दीजिए। उस तरह की आप पूरे शहर को उस तरह से आप प्रदान करेंगे तो बिल्कुल महिला जो है आगे आएगी। सुरक्षा पे ये सवाल, आपने कहा महिलाओं की सुरक्षा, बाहर तो चलिए पुरुष करे, कोई कहे खुद करे, बाहर तो दिख रहा है वो सुरक्षित है या नहीं है। कुछ हो गया तो घटना दिख जाती है अगर आ जाए। लेकिन मैं कहती हूँ इस सुरक्षा की बात, अगर हम इंटरनल, सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर क्षेत्र में बात कर रही हूँ कि महिलाएं जो हैं अगर कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं किसी भी कार्य क्षेत्र में, या तो वो कुछ ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाती है या फिर कुछ ऐसा उन्हें महसूस होता है तो कार्य क्षेत्र से निकल जाना चाहती है, कहीं और जाना चाहती है या कुछ और। तो इस सुरक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? महिलाओं को इसमें क्यों डरने की जरूरत है? बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं। मान लीजिए कि आप अगर किसी प्रकार के संगठन में काम कर रहे हैं, कोई मीटिंग हो रही है, या आप ऑफिस वर्क में ही कोई काम कर रहे हैं, किसी में आपकी मीटिंग है, यहाँ से आपको मान लीजिए चंडीगढ़ जाना है, आपको ड्राइव करनी आती है और आप नहीं जा पाते हैं, क्यों? फिर भी आप कहेंगे कि मेरे साथ एक पुरुष होना चाहिए जो मैं ड्राइव करूँगी, लेकिन एक पुरुष होना चाहिए साथ में जो मैं मीटिंग अटेंड करूँगी। तो इसलिए ना कि मेरी असुरक्षा की भावना मेरे मन में है। और क्यों मेरी व्यवस्था ऐसी क्यों है कि हम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि यहाँ से हम ड्राइव करके कहीं जा सकें, कोई हमारे साथ एक पुरुष ही साथ रहे? ऐसी भारत की स्थिति क्यों है? पूरे देश में आप देख लीजिए कि अभी निर्भया वाला भी जो कांड हुआ, अभी कलकत्ता में भी जो कांड हुआ, उसको लेके अभी तक किसी में सबक लेने का भी किसी में क्षमता नहीं आई है। सरकार तो नियम बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन उस नियम का क्या पालन है? कानून क्या कहता? धाराएं आपने बहुत अच्छी बनाई हैं, लेकिन उस पर जब तक उसमें डर नहीं पैदा आप कर रहे हैं, तो इससे भी आपको कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है। और उससे ज़्यादा है कि आप महिला को, उस महिलाओं के लिए सहानुभूति और सुरक्षा दोनों आपको प्रदान करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है सहानुभूति और सुरक्षा के अलावा कहीं इसकी जरूरत तो नहीं कि महिलाएं खुद अपने आप में इतनी सशक्त और दबंग हो जाए। सहानुभूति उन महिलाओं के लिए जो एकदम दबी कुचली महिलाएं हैं, उनको आप सहानुभूति देंगे तो उनके मनोबल बढ़ेंगे। मुझे लगता है सहानुभूति ना देके उन्हें भी वो दबंग और
सशक्त नहीं, बनाना ये चाहिए ना। दोनों का समन्वय है ना। आप मान लीजिए उनको सहानुभूति देते हैं तभी वो सुरक्षा क्या है, एक लक्ष्य पहुंचाता है और सहानुभूति उसके मनोबल को बढ़ाता है। जब आप मनोबल बढ़ाएंगे तभी उसकी सुरक्षा देंगे। तो ये दोनों के समन्वय से ही दो स्थिति अच्छी आएगी, क्योंकि दोनों की ज़रूरत है। आप केवल मान लीजिए कि सुरक्षा कर रहे हैं, एक अनुशासन के रूप में देख रहे हैं, तो केवल अनुशासन भी नहीं उस महिलाओं के लिए कर सकता है लक्ष्य को पूरा। तो सहानुभूति जरूरी है और सहानुभूति सबों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है। तो वो जब दोनों मिलके, अब देखिए सहानुभूति है, सुरक्षा है और उसके मन में जो अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता है, क्षमता भी जो है ना, वो कितने % अपने मन को जब सोचती हैं महिलाएं कि मुझे जाना है वहाँ तक, तो हमें लगता है 90% जो आता है वो अपनी महिलाओं की क्षमता के बल पर ही आता है। उसमें क्षमता होती है, लेकिन अगर आप उसके मनोबल को बढ़ाएंगे तभी वो अनुशासन में आएंगी और तभी वो सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आप पूर्वांचल के महिलाओं में देख रही हैं और काम कर रही हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, या फिर रोजगार देने की ज़रूरत है, या तीनों को बराबर देखिए देना चाहिए? शिक्षा तो ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित कर देंगे तो स्वाभाविक है कि अगर घर में महिलाएं शिक्षित होंगी तो परिवार के हर वर्ग को वो समझ में आएगा कि हम शिक्षित हैं तो रोज़गार मिलेगा ही, और रोज़गार है तो अनुशासन और सुरक्षा सब अपने आप होने लगता है। सरकार को भी ये पता होता है। तो इसीलिए जो शिक्षा की व्यवस्था, तो खासकर हमारे बिहार में बहुत बुरी स्थिति है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि बिहारी लोग बहुत पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ बन जाते हैं, लेकिन वो अपने बल पर करते हैं। लेकिन अगर उसकी स्कूल की स्थिति देखी जाए, वहाँ के जो गरीब वर्ग के लोग जो पढ़ाई करते हैं, वो बहुत दयनीय स्थिति है। तो उसमें महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। उनकी शिक्षाओं, अभी आपको प्रशांत किशोर जी ने भी इसी शिक्षाओं पर काफ़ी जोर दिया था। जी। क्यों दिया? उन्होंने इसी चीज़ को लिए कहा था कि शिक्षा इतनी ज़रूरी है कि आप किसी महिला या किसी बिहार के नागरिक को केवल आप 10,000 रुपया या फलाने इतने या अनाज देके आप केवल उसके बल पर आप जीवन को यापन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। उसको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, अपने बल पर उसको आगे। बिहार में तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है महिलाओं को लेकर जब आप बात उठी, ऐसे तो मुझे लगता है पूरे बिहार में शिक्षा की जरूरत है। ये अनाज और पैसे से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो पढ़े लिखे वर्ग में भी अभी तक ये है कि कुछ महिलाएं अगर पढ़ भी रही हैं, कर रही हैं, तो वो जिद, लेकिन अधिकतर घरों में यही होता है कि महिलाओं की पहले शादी अच्छे घर में हो जाए। इस पे आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये पहले इस ज़माने को हम कहेंगे कि पहले तो ये होता ही था, आज भी है कितने घरों में, कि अभी भी जो शिक्षा लोग दे रहे हैं ना बेटियों को, बस इसीलिए दे रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी कहीं अच्छी जगह हो जाए। ग्रेजुएशन करा देते हैं इसलिए कि ठीक है मेरी बेटी की शादी अच्छी जगह हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो यहाँ भी आप उसी पुरुष के निर्भर होने की बात कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे बेटी को, लेकिन जब आप उसको अच्छी शिक्षा देंगे तो बेटी भी मुझे लगता है कि ऐसा माहौल आना नहीं चाहिए कि महिलाओं को इतना शिक्षित बना दो, इतने सशक्त बना दो कि आपको उनके लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं, लड़का उन्हें खुद ढूंढ ले। बिल्कुल, या वो खुद सेलेक्ट करे खुद। और हमारे पुराने में भी सीता जी का स्वयंवर हुआ था, उन्होंने तो खुद ही सेलेक्ट किया था। द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था। वही मैं कह रही हूं। आज की महिलाओं में ऐसा क्या हो गया कि तो मैं वही कहूंगी कि उस जमाने में द्वापर त्रेता के समय में और आज जो कलयुग है, तो आप कहने को तो कलयुग है, लेकिन काफी पिछड़े हुए हैं हम लोग। बिल्कुल। उस समय सीता जी खुद उन्होंने स्वयंवर को स्वीकारा था, अपने से पसंद की थी। तो समझिए कि वो जमाना हम लोगों से काफ़ी आगे था सोचने की, उनकी निर्णय की क्षमता। आपने शकुंतला की बात सुनी होगी। शकुंतला के उस समय के पहनावे क्या थे, उस समय के खान पान क्या थे, उनकी शिक्षा नीति क्या थी, हम लोगों से बेहतर थे। जब इधर बीच में जब मुगल का शासन आया, उसमें हम लोगों के हर स्तर को उसने गिरा दिया, हर स्तर को उसने गिराया। महिलाओं की जो शिक्षा का है, महिलाओं की खान पान पहनावे, सारे स्तरों को उन्होंने गिराया है। ये मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से ये डट के कहूँगे, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ कि उनके शासन में महिलाओं का स्तर हमारे देश में इतना गिर गया कि आज भी पर्दा प्रथा के आड़ में हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं। क्यों आए पर्दा प्रथा में? आप उसे निकालिए। हमारे मिथिला की
सीता जब पर्दे प्रथा में नहीं थी तो हम क्यों आज के ज़माने में। जी तो उस शिक्षा को ऐसे बढ़ाना है कि पर्दा प्रथा में न रहें, शिक्षित हों, और बहुत सख्त वाली शिक्षा की बात हम कर रहे हैं कि एकदम पैरों पर रहें और अपने परिवार को चला सकें, जो निर्णय ले वो खुद करें, वैश्विक स्तर तक अगर उसकी मजबूती होती है तो वो करें। ये बिहार, और बिहार की स्थिति को मैं ये कहूँगी कि वहाँ एक महिला ही मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकती हैं। जी बिल्कुल, अपने दम पे चुनाव अपने जीत दम के। पे, ये मैं कहूँगी। जब स्थिति बिहार की ऐसी हो गई कि वहाँ आरजेडी की जब शासन था, देखिए मैं पार्टी का भी नाम लूँगी तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, कि जब मैं 96 में, मैं 96 की बात कर रही हूँ, उस समय लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होने वाला था। अब ये हम कह रहे हैं कि जब वहाँ पर जब इलेक्शन का टाइम था, मैं खुद जब वोट देने के लिए गई तो मैं कह रही हूँ कि वो जो इलेक्शन हुआ तो एक फायरिंग ऊपर हुआ, एक नीचे हुआ, और उसका जो छर्रा है मेरे पैरों पे पड़ा था उस वक्त। आरजेडी वालों ने करवाया था। और भीड़ तितर बितर हो गई थी, और उस वक्त जो है हम लोग वोट नहीं दे पाए। तो कहने का मतलब है कि जब इस तरह से आप महिलाओं पर फायरिंग की बात कही गई ऊपर, चाहे वो कुछ डराने के पर्पज से किया या कि वोटिंग नहीं थी, वोटिंग नहीं देने देंगे, बूथ कैप्चर की बात थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्थिति तो इतनी दयनीय है कि अगर पूरी नागरिक की बात कही जाए तब भी, तो नागरिकता में वही। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि आपने कहा कि ठीक है, लेकिन किसी और पार्टी में भी देख ले, चाहे वो जदयू हो, चाहे राजद हो, कोई भी, आप बीजेपी कांग्रेस कहीं भी देख ले, महिलाओं की जो पृष्ठभूमि है, सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी दिल्ली सब में जो महिलाएं राजनीति में एक्टिव रही हैं, राजनीति में काम कर रही हैं, वो मुख्य उसमें नहीं। क्या महिलाएं में इतनी ताकत नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कि महिलाएं किसी पुरुष से कम है या इतनी सशक्त नहीं है कि अपने दम पे वो एक मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं या फिर वो अग्रणी नहीं हो सकती हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे ढंग से बन सकते हैं, लेकिन चुनाव जो जब करने की बारी आती है कि महिलाओं में कैसे, देखिए संगठन में जो महिलाएं काम करती हैं वहाँ पर बड़े नेताओं को देखने की ज़रूरत है। उनकी जो दृष्टि है वहाँ पर उनको देखनी पड़ेगी कि इसमें कुछ महिलाएं हैं जो अच्छे काम कर सकते हैं, उनको उभारने की ज़रूरत है। नहीं, महिलाओं को कुछ समय तो काम है। आप बीजेपी में देख लीजिए, महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो कोई सेलिब्रिटीज़ हों या कोई सीरियल कलाकार हों, कहीं भी आगे आए हों, काम उन्होंने पृष्ठभूमि पे किया है। वो चेहरा चमकता है, फिर वो चेहरा पीछे चला जाता है, कोई और चेहरा मुख्यमंत्री बन जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? हाँ, तो देखिए सेलिब्रिटी को तो आप दे देते हैं, आप तो उसको चमकता हुआ चेहरा दिखा दिए, काम वो किस आधार पर करेंगे? उन्हें क्या अनुभव है पार्टी का और संगठन का? संगठन में तो हम लोग काम करते हैं, हम लोगों से बात कीजिए, हम लोगों से बात कीजिए कि बताएंगे कि क्या और कैसे काम हो सकता है, और कैसे संगठन और सरकार में भी बहुत चीज़ है जो नहीं, अभी बहुत कुछ नहीं की है महिलाओं के लिए। अब महिलाओं के लिए सरकार को ये करना है कि आप एक एक राज्य, पहले एक तो निर्णय बनाइए कि आप जब जहाँ जहाँ पिछड़ा हुआ है वहाँ उसको शिक्षा दें, सुरक्षा दें। आप सुरक्षा दीजिएगा ना तो सबसे पहले वहाँ पर शिक्षा नीति की बात आ जाएगी, और हर माँ बाप उसको घर से निकालने का प्रयास करेंगे, अपनी बेटियों को कि स्कूल भेजना है। जब वो चीज़ आ जाएगी तब राजनीति की बात स्कूल भेज रहे थे, स्कूल तो भेज रहे। कलकत्ता की ये घटना आप देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज तक भेजा, माँ बाप ने पढ़ाया, लेकिन कॉलेज में जाके ऐसी घटना हो रही है। मतलब ऐसे जगह पे निर्भया कांड ही देख लीजिए, माँ बाप ने भेजा तभी तो बस में जा रहे थे, या हम बाहर कभी भी जा रहे, घटनाएं जो ऐसी हो रही हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे लोग जो जिसकी मानसिकता इस तरह से बनी हुई है ना, उस पर बहुत कठोर सजा की जरूरत है। अब आप धारा बना दिए कि इसमें ऐसे होगा, या जिस तरह से भी कानून बनाए या फास्ट ट्रैक बने, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप उसको फांसी एकदम इमीडिएटली देने की बात है, और फांसी भी ऐसे नहीं कि आप जैसे और भी देशों में है कि एकदम लोगों के बीच में चौराहे पे आप देने की, जब वो चीज़ आ जाएगी ना, जो कि देखो डर। क्या आपको लगता है कि एक बंदे को चौराहे पे फांसी दे दी जाएगी तो उससे समाधान हो जाएगा? देखिए, समस्या उससे भी नहीं होगी, लेकिन हम तो ये सब कहना चाहेंगे कि जो जिसकी वैसे मानसिकता है उसके लिए एक आप जैसे कारागार गृह आप बनाते हैं, वैसे उस तरह के आवास को बनाइए, और उसकी इलाज की ज़रूरत है, उसको आप ट्रेंड की ये कीजिए। शिक्षा नीति में या हमारे संस्कार में परिवर्तन की जरूरत नहीं लगती? संस्कार, वो ऐसा संस्कार आना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि माँ बाप तो जो संस्कार दे के इतने बड़े कर दिए, माँ बाप के
संस्कार से ही वो बाहर आ गए ना, तभी तो उस तरह के काम किए। तो उसके संस्कार को दोबारा लाने के लिए, उसके शिक्षा नीति, उसके लिए एक व्यवस्था चाहिए। आप जैसे कारागार गृह जो है उसको बंद कीजिए और वहाँ पे धीरे उसको समझाने और संस्कार लाने की बात है। उसमें आप कैसे कैसे व्यक्ति को, बड़े नेताओं या पुलिस कमिश्नर, जिसको भी आप उसमें बहाल करते हैं, उसके माध्यम से नहीं, कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसे संस्थान हैं वहाँ के जो बच्चे होते हैं, जो अभी के बच्चे की बात नहीं कर रही, लेकिन पुराने जो होते थे उनके अंदर जो संस्कार होता था वो ऐसी दृष्टि ही नहीं रखते थे। पर आजकल के लोगों में ये स्वभाव इस तरह का क्यों आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ऐसी परवरिश या ऐसा संस्कार या ऐसी पुरानी गुरुकुल प्रथा कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि ये मेंटेलिटी ही ना पनपे। हाँ, वही हम कह रहे हैं। देखिए, कुछ संस्था तो ऐसे काम कर रही है, कई संस्थाएं ऐसे हैं कि इस तरह की बात जा के लोगों को शिक्षा, या गांव में जाके या शहर में जाके या आपके झुग्गी झोपड़ी में जाके समझाते हैं, कहते हैं कि इस तरह के काम हम लोगों को नहीं करना है, या उन लोगों को ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि उन लोगों का ध्यान नहीं भटके। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ना कि जैसे संगत में पढ़ते हैं वैसे असर आ जाते हैं। तो फिर उसके लिए क्या है कि वो जो संस्कार है आप कहाँ से लाएंगे? माँ बाप से तो वो हाथ से बाहर हो गए। तो उसको, वही मैं कह रही हूँ, वही उसी को सरकार को वो करना पड़ेगा कि आप उसको बांध कर, आप ऐसे काम उसको सिखाएं, ऐसे उसको काम को आगे बढ़ाने का करें कि उसको लगेगा कि अब मुझे कुछ अच्छा। देखिए, वो वैसे व्यक्ति के लिए भी आपको मतलब सहानुभूति की ज़रूरत पड़ती है कि अब जैसे मैंने कहा ना, उसे मनोबल, उसने कहीं न कहीं उसकी भी कमी रहती है, जो उसके दिमाग को इस तरह होता है कि हम इस तरह के काम को अंजाम देने का, घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उसको भी आप सहानुभूति के रूप में, या जो भी सरकार उसके एक संस्कार का रूप में, हम तो कहते हैं एक संस्कार का एक एनजीओ ही बना दीजिए। अच्छा, वो क्या होगा, उसमें सभी लोग, अच्छे बुरे सभी लोग उसमें बैठेंगे, सुबह शाम प्रार्थनाएं होंगी, मेडिटेशन होगा, उसमें लोग बैठेंगे तो जरूर उसके दिमाग में परिवर्तन की बात आएगी। तो उसमें उसकी ज़रूरत है। वो संस्था तो बनी हुई भी है, इतने जो आपको बड़े बड़े जो धर्म गुरु लोग जो इतना मेडिटेशन के लिए करते हैं। पर धार्मिक गुरु के बारे में कभी कभी इस तरह की चीज़ें आती हैं, लोग जाते हैं अंदर बाहर आते हैं, कई सारे धार्मिक गुरु हैं। हाँ, धार्मिक गुरु वो भी कई सारे ऐसे कर्म को खुद अंजाम दिए रहते हैं। ये चिंता के तो लोग कैसे विश्वास करेंगे कौन धार्मिक गुरु अच्छे हैं, कौन खराब है, और कौन कब खराब हो जाए? क्योंकि 10 साल 20 साल तक वही धार्मिक गुरु भगवान होते हैं, उसके बाद ऐसी कुछ घटना आती है। हाँ, ऐसी भी घटनाएं आती हैं, धर्म गुरुओं के बारे में इस तरह की घटनाएं आती हैं। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि ऐसे संस्था बने हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी इस तरह की जब घटनाएं आती हैं, उनकी भी मानसिकता जब विक्षिप्त दिखाई देने लगती है, तो ज़रूरत यहाँ पर सरकार को हस्तक्षेप करने की ही पड़ती है। सरकार को ऐसे ही, मैं तो कह रही हूँ एक संस्कार वाली संस्था बनाई जाए, जो वहाँ पर चाहे वो धर्म गुरु के बुरे लोग हों या आम जगह से बुरे लोग हों, वहाँ भी ज़रूरत पड़नी चाहिए। और पूरे रूप प्रक्रिया में उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा और देनी चाहिए, और उससे बात की जानी चाहिए कि तुम्हें किस चीज़ में रुचि है, उसके रुचि में बदलाव क्या है, उसके रुचि में बदलाव क्या करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो ऐसे आप कानून बना दीजिए, धारा बना दीजिए, किसी तरह की सज़ा को आप गठित कर दीजिए, इससे नहीं होने वाला। सज़ा तो एक से एक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ऐसी सज़ाएं गठित की हैं, इससे तो और कुछ नहीं हो रहा है। मुझे तो और बढ़ता ही जा रहा है। जितनी सजाएं बन रही है, घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। हाँ, घटनाएं बढ़ते जा रही हैं। हाँ, लोग भय मुक्त हो गए हैं। तो इससे भय मुक्त होने के लिए तो उसकी यही जरूरत है। अच्छा, कहीं आपको ये नहीं लगता है कभी कि आप तो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, राजनीति से जुड़ी हैं, हर जगह जा रही हैं, तो हर क्षेत्र के लोगों से भी मिलती हैं, कि महिलाओं के पास ऑब्वियसली जिनके पास टैलेंट है आगे वही आती हैं, लेकिन टैलेंट के साथ जो महिलाएं देखने में स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, उनको कहीं ना कहीं शोपीस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, सारे क्षेत्र में वो एक मॉडल के रूप में उन्हें सामने लाया जाता है। उनके टैलेंट, उनके उस मॉडलिंग या उनका जो खूबसूरती या उनका स्मार्टनेस, उनकी शायद एक और प्लस टैलेंट है, उस टैलेंट के कारण उनके बाकी जो टैलेंट है वो दब जाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो एक ऐसा सवाल है कि मैं कहूँगी कि इसमें पार्टी तो कभी कभी खुद ही निर्णय लेकर के ऐसे लोगों को टिकट भी दे देती है, जो उदाहरण के लिए तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो बिल्कुल वो लोग एक
दर्शक के रूप, मूक दर्शक के रूप में ही केवल प्रस्तुत होती हैं, जो काम भी नहीं उनसे हो पाता है, और वो केवल जब भीड़ जुटाने के एक दृष्टि में, लेकिन भीड़ जुटाने से देश का काम नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पब्लिक को, नागरिक को क्या सुविधा प्रदान करते हैं, ये देखना जरूरी है। तो वो मैं कहती हूँ कि सरकार को ये सब चीज़ों से भी मुक्त होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर अगर एक कोई मॉडल को आके सर्जरी करने के लिए थमा दिया जाए, तो क्या करेंगे? तो नहीं जो कर MBBS सकता। नहीं किया है, जो स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं है, नहीं कर, वैसे जिसे राजनीति की कोई परख नहीं हो, बिल्कुल तो नहीं। विभाग का भी जो चयन किया जाता है, उस पर आप देखें कि कौन किस विभाग को संभाल सकता है। आप सेलिब्रिटी को आप दे देंगे खेल मंत्रालय, सेलिब्रिटी को आप दे देंगे स्वास्थ्य मंत्रालय, तो उसका डिसीजन भी क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है ना। आप उसको स्वास्थ्य मंत्रालय को, सेलिब्रिटी को दे देंगे तो उसका एंगल तो को कभी नहीं रहेगा कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय के रूप में क्या देखें, क्या हमको डिसीजन लेना है, कहाँ पर क्या घटनाएं हो रही हैं। वो एक कठपुतली बनेंगे, उसकी चाबी कहीं और हाँ होगी। बिल्कुल, चाबी कहीं और होती, बस उसको कोई और चला रहा है। तो वो पार्टी की एक जीत के लिए वो एक सेलिब्रिटी को टिकट दे दिया जाता है, क्योंकि मेरी एक सीट जो है निश्चित हो जाए कि ये मेरी सीट है। तो सीट निश्चित के लिए जो इस सेलिब्रिटी को जो लोग टिकट देते हैं, इसका मैं विरोध करती हूँ, और इन लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ता बहुत लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पर जो दरी उठाने का काम करते हैं, धरना प्रदर्शन का काम करते हैं, बिल्कुल बहुत तरह के काम करते हैं। अरे भाई, उन लोगों से में से बहुत टैलेंट है, आप उसको उठाइए और वहाँ से उनको आप टिकट देने का काम करें। वहाँ से आप उसको अगर सांसद बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, तो बनाइए। एक अच्छी चीज़ होगी। उनके अनुभव, जो पार्टी में कार्यकर्ता लोग काम करते हैं, बहुत लंबा अनुभव होता है। हम लोग तो इतने साल से काम कर रहे हैं, जो अनुभव है, तो मुझे लगता है कि इसमें से अगर आप चुन के देखिए कि महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आपको अनुभव बता देगा कि आप जो भी आप काम देंगे, उसको विधायक बना के या सांसद बना के या मंत्री बना के, वो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। सेलिब्रिटी को बना के आपका रिजल्ट नहीं देख सकता, आपका सीट निश्चित हो सकता है। अच्छा, ये तो बात हुई कि 100 पीस के रूप में महिलाओं को आगे जो राजनीतिक पार्टियां ला रही हैं, वो ला रही हैं, उनकी चाबी कहीं और। एक दूसरी तरफ ये भी कि महिलाएं भी इसका प्रयोग करती हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे अन्य क्षेत्र हो। महिलाएं भी अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं करके, उन्हें लगता है कि हमारा ये जो है, ये जैसे कहते हैं ना कि ताश के पत्तों में कुछ पत्ते होते हैं जो कहीं भी जो ताश खेलते हैं, मुझे ताश का आइडिया नहीं है, उस पत्ते को चल दो तो जीत उनकी होती है। उन्हें लगता है कि ये हमारा पत्ता है, इससे हमारा काम निकल जाएगा। तो कहीं ऐसा नहीं था कि महिलाओं की मेंटेलिटी में भी इस बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, कहीं कहीं तो है। अगर महिलाएं जब आगे बढ़ने लगती हैं, तो कहीं कहीं महिलाएं का टांग खींचने लगती हैं, ये है। लेकिन वो दिखता नहीं है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जी जी। ज़रूरत है, आप जब आपकी टैलेंट, आप टैलेंट रूप में अगर अपने टैलेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि कोई रोकने वाला भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर उसकी जो आप चाबी की बात कर रहे हैं, मेन चाबी कहीं और देती है, तो उसके माध्यम से भले वो हो सकता है कि आपको पीछे किया जाए, और वो महिलाएं पीछे होती भी हैं। आप किसी कार्यक्रम में जाइए, आप देखिएगा कि कोई महिला किसी कार्यक्रम में आगे भी बैठी है ना, तो आपको ये कह के पीछे कर दिया जाएगा कि यहाँ कोई VIP बैठे हैं। वो सम्मान ही नहीं मिलेगा कि अगर कोई महिला बैठी है तो ठीक है, बैठने दे दो। अरे कोई VIP आते हैं तो मंच पे ही तो जाते हैं, आप उसको आगे से पीछे क्यों कर रहे हो? वो कौन करती हैं? वो एक महिला के जो संगठन चलाने, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वही पीछे करेंगे, क्योंकि उनका नाम होगा कि हाँ, हमने आगे वाली सीट को रिजर्व कर दिया किसी VIP के लिए। तो वो अपने नाम कमाने के लिए कभी कभी आपका भी अपमान वो कर देते हैं। वो नहीं समझते हैं कि वो भी एक महिला हैं, एक नारी हैं, आगे बैठ भी गई तो कोई बात नहीं है, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। तो ये सब तो उनके अपने, वही जो आप संस्कार की बात कर रहे हैं, तो उनके संस्कार को वहाँ भी वो दर्शाता है, दिखला देता है कि वो किस तरह की महिलाएं हैं। अगर अच्छी महिला होंगी ना, तो कभी आपको उतना रोक टोक नहीं। मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पाए। मेरा सवाल ये था, बहुत सारी महिलाएं भी होती हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई और क्षेत्र हो, वो अपने स्किल्स, अपनी मेहनत या अपने टैलेंट, क्योंकि जरूर स्किल्स हैं, टैलेंट भी है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा और समय लगेगा आगे जाने के लिए।
बिल्कुल। और सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। नहीं, जो वही मैं पर महिलाएं जो है, जिस चीज़ की अभी हम विरोध कर रहे थे कि इस चीज़ का नहीं होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं अपने इन मापदंडों का, अपने स्मार्टनेस, अपनी खूबसूरती का यूज़ करके वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहती, सीधे ऊपर पहुंचना चाहती हैं। हाँ, नहीं तो वो देखिए, वो कुछ महिलाएं हैं जो आप कह रही हैं कि वो तो किसी के माध्यम से, वो तो मैं कह रही हूँ कि जैसे आप चमचागिरी की बात ही कर लें, तो बहुत सारी महिलाएं ऐसा हैं जो चमचागिरी के माध्यम से ही ऊपर जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं। उनमें मेहनत के आप किसी प्रकार का उसके जिम्मेदारी दे दीजिए, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेंगे। वो मैं वही बात कर रही हूँ ना कि वो तो केवल आपको इसलिए ये करेंगे कि बस आपको ही जिम्मेदारी दे देंगे, अगर उसे मिला है तो आपको दे देंगे, वो खुद नहीं करेंगे। लेकिन आप में जो टैलेंट है, आपने जो किया, वो किसी को नहीं दिखेगा। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि 2019 में मैंने मोदी जी, अमित शाह जी के इन्फॉर्मेशन स्पीच लिखे थे जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था। और उस समय वो स्पीच जो था, हमें लगता है कि 50 शहरों में, 30-35 शहरों में मेरे इन्फॉर्मेशन स्पीच को उन्होंने कैच किया, लेकिन कोई क्रेडिट नहीं मिला। वो क्रेडिट कोई और ले गया, उसका नाम भी नहीं मैं बताना चाह रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि मेहनत 1 महीना 2 महीने तक हम लोग दिन रात करके उस इन्फॉर्मेशन स्पीच को काफ़ी स्टडी करके उसको लिखा, किया, समझा। और तो आपकी टीम ने बनाया या आपने अकेले बनाया था ऐसे? जी, इस इन्फॉर्मेशन स्पीच में आपकी अकेले की मेहनत लगी? नहीं, मेरी टीम थी पूरी। अच्छा। टीम थी, और शहर जो मिला हुआ था अलग अलग लोगों को मिला हुआ था। मुझे किस शहर का बनाना है, उस टीम को इस टीम में दूसरे को किस टीम का मिला है, ये अलग अलग शहरों को सबको मिला। लेकिन मुझे जो मिला वो मैंने किया, तो क्रेडिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? को ये राजनीति का एक दूसरा परिणाम आपको ये भी देखने को मिलेगा। इसलिए महिलाएं पिछड़ जाती हैं। इसलिए मैं अनुभव के बल पे कह रही हूँ आपको कि महिलाओं को उस रूप में अभी तक देखा ही नहीं गया है कि आपने क्या। अभी देखिए, मैं एक साहित्यकार हूँ, साहित्यकार होने के नाते ही मुझे उसमें सिलेक्शन किया गया था कि आप टीम के लिए जो है काम करें, इन्फॉर्मेशन स्पीच लिखें, लेकिन नहीं मिला उसका रिजल्ट मुझे। वो सारे चीज़ को लेकर के जितने भी नोट थे, अपने क्रेडिट को उन्होंने ये कर लिया। अब मैं यही कहूँगी कि ऐसे महिलाओं को कौन सरकार देख पाई? नहीं देख पाई। वहाँ देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, उसके सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत थी, सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो मैं यही कह रही हूँ, सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि आप गहराई में जाइए, संगठन में कैसी महिलाएं काम करती हैं उनको आपको चुनने की ज़रूरत है।